आज का हमारा टॉपिक है और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ प्राकृतिक घटनाएं या कुछ घटनाएं जनरली प्रकाश के अपवर्तन संबंधित प्रकाश के अपवर्तन संबंधित घटनाएं। Phenomenon related to refraction of light. Phenomenon related to refraction of light. पहला घटना है प्रकाश का अपवर्तन संबंधी। पहला घटना है तारों का टिमटिमाना। किसका टिमटिमाना? तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना पहले प्रकाश के अपवर्तन संबंधी घटना है। तारों का टिमटिमाना जब प्रकाश वायुमंडल में प्रकाश से जब तारे आते हैं। यहाँ लिखा है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को केमिस्ट्री है वो फिजिक्स चल रहा है ना। ठीक है, ध्यान नहीं रहता है कौन डॉक्टर बैठा है लेके आए कीजिए। तारों का टिमटिमाना कि अंतरिक्ष से जब प्रकाश तारों का प्रकाश जब आता है तो पृथ्वी के वायुमंडल जब प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो उसका घनत्व जो है, ठीक है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग है, कम बेसी है। तो घनत्व के कारण प्रकाश क्या होता है? विचलित जाता है, उसका अपवर्तन, ठीक है, अलग अलग दिशा में हो जाता है, जिस कारण से क्या हो जाएगा, वह अपना वास्तविक स्थिति से वह भटका हुआ दिखाई देगा और कभी अधिक चमकीला तो कभी कम चमकीला दिखाई देगा। ये प्रकाश का अपवर्तन तारों का टिमटिमाना है, ठीक है। जैसे तारों का ये तारे की स्थिति है, एक आभासी स्थिति है। ये तारे की आभासी स्थिति, तारे की आभासी स्थिति। यहाँ जो तारे की वास्तविक स्थिति है, ये वायुमंडल का परत है। तो ऊपर का घनत्व कम होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वायुमंडल का घनत्व कम होता जाता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी वायुमंडल है, वायुमंडल। यहाँ से भटकाव, ठीक है, अपवर्तन का भटका होगा, जो वास्तविक स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, तारे का वास्तविक स्थिति यहाँ है, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन का कारण यहाँ पर दिख होगा, जिस कारण से कभी उसका जो प्रकाश है कभी कम चमकीला और ज़्यादा चमकीला दिखाई दे, टिमटिमाता है वो नजर आएगा, ठीक है। कम चमकीला और ज़्यादा चमकीला दिखाई दे रहा है, ठीक है, वह लगातार आगे पीछे करना है, कम चमकीला, ज़्यादा चमकीला, कम चमकीला, ज़्यादा चमकीला, वो तारों का टिमटिमाना है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन संबंधित। दूसरा बात है सूखी डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। डूबी हुई वस्तु का डूबा हुआ पेंसिल, देखिए हम एग्जाम्पल गिलास पानी लेकर के शीशा गिलास में पेंसिल डुबाएगा गिलास में, जहाँ पर गिलास का जो पानी का जो स्तर होगा वहाँ पर ऊपर वाला स्थिति कुछ और होगा, नीचे वाला पानी का स्तर जो पेंसिल डूबा हुआ है पानी के स्तर में नीचे, वो कुछ और दिखाएगा, पीछे मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। हाँ, डूबी हुई वस्तु का
डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, मुड़ा हुआ प्रतीत होना, प्रतीत होना। जैसे एक गिलास है, मैंने कोई गिलास है, ठीक है, इसमें पानी है, ठीक है, ये पानी ज्यादा भरा हुआ, ये तो सर गिलास है। हाँ समझना है तो। ये तो मैंने पेंसिल रखा हुआ है, ये पेंसिल, एक मैंने पेंसिल है, ठीक है, तो पेंसिल जब रखा हुआ तो पेंसिल इसमें है ना, यहाँ ऐसा दिखाई देगा, इसका थोड़ी सी वास्तविक स्थिति ये है इसका, लेकिन वास्तविक स्थिति ये ना होकर के आपको थोड़ा सा भटका हुआ दिखाई देगा, थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देगा, ये जगह कोना पे मुड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देगा ऐसा, ठीक है। ये क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, क्या है इसके कारण से होता है, प्रकाश का अपवर्तन का है ना। तीसरा है, सूर्य को वास्तव में और अस्त होने के बाद कुछ मिनट के पश्चात भी हुआ दिखाई देता है, ठीक है, जिसको हम लोग विलंब से सूर्योदय सूर्य का अस्त होना बोलेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर, सूर्य को वास्तव में अस्त होने के, सूर्य के वास्तव में सूर्य को वास्तव में अस्त होने के कुछ मिनट बाद, वास्तव में अस्त होने में डूब जाना ना, वास्तव में अस्त होने के बाद अस्त होने के बाद अस्त होने के कुछ मिनट बाद भी, अस्त होने के कुछ मिनट बाद भी दिखाई देना, कुछ मिनट बाद भी दिखाई देना, ये भी किसका कारण है, प्रकाश का अपवर्तन का है, ठीक है। चौथा, पानी से भरी हुई गमले का सतह या तल या पेंदा जिसको बोल सकते हैं, उठा हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ पानी से भरे हुए, ये सब के सब प्रकाश का अपवर्तन संबंधी, भरे हुए गमले का तल ही उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तल ही उठा हुआ दिखाई देना। और ये बहुत सही एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मछली की बात करें, पानी में तो वो पानी में मछली है तो वह वास्तविक स्थिति से कुछ और दूसरी स्थिति पर दिखाई देगा, ठीक है। ये सब का सब प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक। हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन ये सब हुआ कैसे? प्रकाश का अपवर्तन के कारण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से उसका वेग, प्रकाश का वेग कम हो जाने के कारण या बढ़ जाने के कारण, एक माध्यम से होते माध्यम में जाने पर, यहाँ तो पानी हवा है, पानी में आया तो वेग घट जाएगा इसमें, तो वेग घट जाने के कारण उसका वह अपने अभिलंब को मुड़ जाता है, जैसे पीछे ही पता है प्रकाश का अपवर्तन में, अब वेग बढ़ जाएगा तो अभिलंब से दूर चला जाएगा, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में उसका वेग कम बेसी हो जाता है, ठीक है, जाने पर। इस प्रकाश का अपवर्तन यही है। अब वेग बढ़ जाएगा तो वह एक जगह अपना रास्ता चेंज कर देगा, तो जहाँ वह जाएगा वैसा दिखाई देगा उसको, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जब सघन माध्यम से संचरित होता हुआ प्रकाश, जब सघन माध्यम से संचरित होता हुआ प्रकाश विरल माध्यम इस प्रकार प्रवेश करता है, इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसके इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है। उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण क्या है, जस्ट फिगर बनाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो सारा प्रकाश, ज्यादा हो तो सारा प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा तो विरल माध्यम है, विरल माध्यम, इसका अपवर्तनांक हम लेते हैं म्यू वन, इसका अपवर्तनांक म्यू1 है। ठीक है, इधर लेते हैं सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक को लेते हैं म्यू2। ठीक, आम भाषा में समझ लीजिए, ये पानी है या उधर हवा है। ठीक है, जैसे यहाँ से प्रकाश को यहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, प्रकाश ये तो अभिलंब है, लंब जाएगा तो सीधे क्रॉस कर जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। हमारे पॉइंट ये है, अब इसको अलग अलग एंगल पर भेजेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से अलग अलग एंगल पे इसको भेजेंगे। ठीक है, इधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे, तो क्या होगा ये प्रकाश है क्या, अभी यहाँ से, अब चूंकि विरल माध्यम है ऊपर में, नीचे सघन माध्यम है, तो अविलंब से दूर जाएगा। ये अविलंब से क्या होगा, दूर जाएगा, मतलब ये इधर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ से यहाँ भी अविलंब है ये। ठीक है, यहाँ भी अविलंब से थोड़ा दूर जाएगा। ठीक, अच्छा, इसका अविलंब ये है, अगला कंडीशन में क्या होगा, ये प्रकाश यहाँ से गया ना तो इसी में लौट जाएगा। इसी मतलब यहाँ इसी तल पे, जो ये माध्यम का जो तल है वो बाहर में जाकर इसी तल में लौट जाएगा। इस तल में लौटेगा नहीं, मतलब इस तल पे मुड़ जाएगा, इसी तल में मुड़ जाएगा। तो यही आपका क्रांतिक कोण है। ठीक है, यहाँ से गया इस तल में ही लंबवत इसी तल में अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
अब देखिए इसको थोड़ा सा और एक और देखिए बेटा, यहाँ से जब इसको भेजा जाएगा यहाँ पर तो यह इसी माध्यम में लौट जाएगा, इसी माध्यम में यह परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो परावर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्ण अंतिम परावर्तन। तो क्या लिखे हैं, जब सघन माध्यम से संचयित होता हुआ प्रकाश विरल माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसके आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है, या आपतन कोण का मान जो है क्रांति कोण से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये जो है क्रिटिकल एंगल कहेंगे, हम एंगल सी कहेंगे, क्या कहेंगे, एंगल सी। देखिए ये आपतन कोण जो है निकला, आपतन कोण का मान, यह आपतन कोण जो बनेगा, ये आपतन कोण जो होगा एंगल आई यहाँ जो होगा बड़ा हो जाएगा, किससे, क्रिटिकल एंगल से, यानी कि क्रांति कोण से बड़ा हो जाएगा एंगल सी से, एंगल सी से बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, इधर आपतन कोण इधर सब छोटा था, क्या था, छोटा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि उसके बाद इसी के तल के लंबवत, अभिलंब के लंबवत ही चला जाएगा, 90 डिग्री इसी तरह चला जाएगा। तो क्रांति कोण जैसी बढ़ाएंगे उसके बाद क्रांति कोण से ज्यादा आपके कोण को भेजेगा, आपके कोण का मान ज्यादा होगा तो इसमें लौट जाएगा, तो ये आपका पूर्ण अंतिम परावर्तन। ठीक है, पॉइंट बी है, बी डैश हुआ, सी है, यहाँ ओ डाल दीजिएगा इसको ना, सी है, सी डैश, डी है, डी डैश, ई है, ई डैश, एफ है, एफ डैश। हाँ, बोला कि जब प्रकाश की कोई किरण सघन या विरल माध्यम के संपर्क में पृष्ठ बिंदु बी प्राप्त होती है तो वह बी डैश के अनुदिश चला जाता है। ठीक है, और अनुदिश अपवर्तित होती है, जो जो आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है, आपतन कोण, ये जो आपतन कोण जो दिख रहा है ये वाला, ये आपतन कोण है ना, ये वाला आपतन कोण है, जो जो आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है, जो जो आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है, अपवर्तित किरण संपर्क पृष्ठ की ओर झुकती जाती है। अपवर्तित किरण जो है, अपवर्तित झुकता गया कि नहीं, इतना झुकल था, अब इतना झुक गया, इतना झुक गया, अब इसे झुका कि इसी के अंदर चला गया, है ना। अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण संपर्क पृष्ठ की ओर झुकता जाता है, पृष्ठ की ओर झुकता जाता है, झुकता जाता है। और उसका तीव्रता कम हो जाती है, और उसकी तीव्रता होती जाती है। देखिए जैसे इसका तीव्रता कम होता गया, तभी तो झुकता गया। अब सुनिए, तो इसका तीव्रता जीरो हो जाएगा, और प्रत्येक किरण का तीव्रता का जो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में लंबवत ही चला जाएगा, अभिलंब लंबवत ही चला जाएगा। जब अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, ठीक है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है,
तो प्रकाश की तीव्रता, तो अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता, तो अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है। तो शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आगे जाएगा, वो माध्यम से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माध्यम की सतह की ओर चला जाएगा। तो प्रकाश विरल माध्यम में, तो प्रकाश जो है अपवर्तित प्रकाश में, तो प्रकाश विरल माध्यम में नहीं जाती है, प्रकाश विरल माध्यम में, विरल माध्यम में नहीं जाती है। इस कोण को हम क्या करेंगे, इस कोण को क्या कहेंगे, जिस कोण पर वह यहाँ से आपतित हुआ था उस कोण को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, अंग्रेजी में कहेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिस पर, कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, क्या करेगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या करेगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे हम सी से निरूपित करते, इसे सी से निरूपित करते। ठीक है, तो अपन इस कोण पर इसको भेजा गया ना, इस कोण पे, ये वाला आपका क्रांतिक कोण है, ये जो बनाया नहीं है, ये एंगल आपका क्रांतिक कोण है। क्या ये क्रांतिक कोण, हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता शून्य हो गया, शून्य हो गया तो क्या हो गया, आगे नहीं जा पाया, उस माध्यम मतलब स्वतः से विरल माध्यम नहीं जाने पाया, इसी माध्यम की सतह तल की ओर चला गया, तो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनेक परिभाषा भी आप दे सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनेक परिभाषा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अनेक परिभाषा। और दूसरे तरीके से परिभाषित कैसे करें, देखिए जब आपतन कोण का मान है क्रांतिक रूप से अधिक हो जाता है, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इससे जो अधिक हो गया है, देखिए आई जो है इससे क्या हो गया, सी से क्या हो गया, अधिक हो गया, तो क्या कहलाएगा, प्रक्रिया क्या कहलाएगा, अब आई अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इस न तो उस माध्यम में जाएगा ना इस लाइन में जाएगा, इसी में लौट जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसको इसी को हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहेंगे, इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आपतन कोण जब आपतन कोण जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो सारा प्रकाश पुनः सघन माध्यम में अधिक होते क्या होगा, सारा प्रकाश, तो सारा प्रकाश सघन माध्यम में, सघन माध्यम में अपवर्तित होता, परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, लौट जाएगा ना, परावर्तित हो जाता है, सघन माध्यम में ही
परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, क्या कहलाएगा? यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। एग्जाम में पूछा है कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे। एग्जाम में पूछेगा, रिटेन में पूछा है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तों को लिखे, 1 नंबर का दिया था, ठीक है। तो पहले लिखे तो उसको हम लोग बीबीआई लिख लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त। पहला शर्त क्या है? सबसे पहले शर्त है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, ठीक है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ना। पहला, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा चीज क्या है? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। कम था तो बाहर चला गया, आपको इसे ही लौटाना है, ठीक है। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए।